हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली की एपिसाइकिडियन को। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जो पीबी शैली थे वो एक रोमांटिक पोएट थे, और मैं यहाँ पीबी शैली का जो लाइफ है वो नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शैली के बारे में थोड़ा बहुत, तो इसीलिए शैली को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ से डिस्कस करके उसको छोड़ देंगे। तो पीबी शैली एक रोमांटिक पोएट थे, लेटर रोमांटिक पोएट थे, और इनको यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। और बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे और एथेइस्ट थे, ये इतना रिलीजियन में मानते नहीं थे। और इन्होंने ये पोएम लिखी थी एपिसाइकिडियन इन द ईयर 1921 में। तो पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो शैली है वो एक रोमांटिक पोएट थे, और रोमांटिक पोएट लोगों का एक बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि वो लोग अपने कॉन्टिनेंट में घूमते रहते थे, कहीं एक देश में वो ठहरते नहीं थे। तो इसलिए शैली जो थे वो भी इटली, स्पेन, जर्मनी, ये पूरा यूरोप वो घूमते थे। तो जब वो घूमते रहे तो तब वो पिसा में पहुंचे थे। तो पिसा में पहुंचने के बाद वो एक कैथोलिक कॉन्वेंट में लेडी एमिलिया फिफ्थ को, और जिनका नाम काउंटेस टेरेसा विवियानी था, उनको देखा कि वो कॉन्वेंट में इम्प्रिजेंट किए गए हैं उनके फादर के द्वारा। तो देखिए ये है काउंटेस टेरेसा विवियानी, जिनको अपने खुद के पिताजी ने कॉन्वेंट में बंद किया था। और दोस्तों, ये जो कॉन्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए कैथोलिक जो ट्रेडिशन है उसमें दो तरह के रिलीजियस चर्च की तरह पाए जाते हैं, जिसमें तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये जो कॉन्वेंट होते थे पहले मिडिल एजेस में, ये कॉन्वेंट गर्ल्स हॉस्टल का काम करते थे कि जब तक जो लड़की है उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसको कॉन्वेंट में ही रखेंगे, और शादी फिक्स हो जाए, शादी के फिक्स होने के बाद उसको कॉन्वेंट से निकालते थे। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कहा जा सकता है कि हर एक जो फादर रहता था उनको यही डर सता था कि उनका जो लड़की है उसका वर्जिनिटी लूज ना हो जाए, क्योंकि अगर वर्जिनिटी लूज हो गया तो कोई भी जो लड़का है वो उससे शादी नहीं करेगा। तो इसीलिए हर एक फादर अपने लड़कियों को, खास तौर से जो एरिस्टोक्रेटिक होते थे, वो अपने लड़कियों को कॉन्वेंट में रखते थे, और जो लड़के होते थे वो रहते थे मोनेस्टरी में। ठीक है, ये समझ गए। तो इसी तरह से जो टेरेसा विवियानी था और लेडी एमिलिया फिफ्थ, जो कि एक कॉन्वेंट में रहते थे, उसको शैली ने नाम दिया था एपिसाइकिडियन। और ये जो एपिसाइकिडियन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल सोल। ये एक बहुत ही लंबा पोएम है, लगभग 604 लाइन है इसमें। और जो थीम है, जो बैकग्राउंड है इस पोएम का, वो है नेचर ऑफ आइडियल लव। आइडियल लव आप लोग जानते हैं कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, और शैली खुद भी एक फिलोसोफर रह चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो प्लेटो का जो आइडियल लव का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पोएम के थ्रू हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। और लेडी एमिलिया उस कॉन्वेंट में रहती थी, और शैली उनको बार बार देखने जाते थे, और इसी दौरान उनका जो लव था, उनका जो प्यार था, वो भी बढ़ता रहा, क्योंकि रोमांटिक पोएट शैली, किड्स, इन लोगों का जो प्यार है वो बहुत ही लड़कियों के साथ होता था। तो इसीलिए उनको देखकर, उनका जो हालत था, उनको देखकर शैली ने ये पोएम लिखा था।
तो चलिए अब हम लोग इस पोएम का जो समरी है और ब्रीफ समरी देख लेते हैं, क्योंकि 604 लाइन का ये पोएम है तो इसको इलाबोरेटली समरी करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक बार इस पोएम को चेकआउट करिए और इस पोएम को देखिए और पढ़िए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो पोएम है, ये पोएम लगभग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन उससे पहले एक इन्वोकेशन है, क्योंकि ये जो पोएम है ये एपिक स्टाइल में लिखा गया है। तो जो एपिक होते हैं वो इन्वोकेशन से शुरू होते हैं। तो इसलिए शेली ने भी अपना जो पोएम है उसको स्टार्ट किया एक इन्वोकेशन से। और यहाँ पर शेली का जो म्यूज है वो है एमिलिया हरसेल्फ। एमिलिया ही उनकी म्यूज है। तो जो पोएम है वो शुरू होता है, एक इन्वोक करते हैं शेली एमिलिया को, क्योंकि वही है इस पोएम की इंस्पिरेशन। और अगर वो ना होती तो ये पोएम नहीं लिखा जाता। तो उनको एक इन्वोकेशन करते हैं एज ए स्पिरिचुअल सिस्टर। तो जो स्पीकर है वो उसको एक स्पिरिचुअल सिस्टर की तरह पहले देखते हैं, फिर बाद में उसको कंपेनियन की तरह देखते हैं। तो स्पिरिचुअल सिस्टर की तरह उनको इन्वोक करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं एज ए कैप्टिव बर्ड। क्योंकि अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि जो कॉन्वेंट होते थे वो एक तरह से प्रिजन हाउस का ही काम करते हैं, यानी कि जेलों का लड़कियों के लिए। तो ये जो प्रिजन होते हैं ये लड़कियों को कैद कर रखते थे, इनको बाहर नहीं जाने देते और सब कुछ कॉन्वेंट के अंदर ही होता था, ताकि लड़कियों का जो वर्जिनिटी है और जो सतीत्व है और जो नारीत्व है वो ना छूट जाए। तो इसी वजह से शेली ने जो एमिलिया है उनको देखकर कहा था कि वो एक कैप्टिव बर्ड, यानी कि जो एक पिंजरे में एक पंछी होता है उसकी तरह वो लगती थी। तो पहले ही मैंने कहा कि ये जो पोएम है वो 3 पार्ट में और 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों को दिखाता है कि कैसे लेडी एमिलिया को एक पिंजरे में कैद किया गया हुआ पंछी की तरह, पंछी जैसे फड़फड़ाती है अपने विंग्स को, वैसे ही लेडी एमिलिया, ये जो लेडी एमिलिया है वो बार बार ट्राई कर रही थी कि कैसे वो इस कॉन्वेंट से निकले और एक अपनी आजादी का लाइफ वो जी सकते हैं और अपने चॉइस का जो पार्टनर है वो ढूंढ सकती है। उसी तरह से काउंटर पार्ट से भी शेली का भी यही बार बार ट्राई था कि कैसे जो सोसाइटी है वो फ्री लव की तरफ जो कैसे बढ़े, यानी कि जो रेस्ट्रेंट होता था माता पिता की तरफ से वो कैसे लूज हो। और अगर ये लूज नहीं हुआ तो जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। तो वो ऐसे प्रिजन बार में जैसे पंछी फड़फड़ाती है वो वैसे दिखती थी। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंबॉलिक है और यहाँ पे शेली अपने जो आइडियल स्पिरिट है वो कई और जो लड़कियां हैं उसको देखते हैं। इनमें से है हैरियट ग्रोव, मैरी, एमिलिया एंड क्लारा। उसके बाद जो शेली का जो कॉन्सेप्ट है, मून सिंबल कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पोएम में वो डिस्कस करते हैं। So in the third part, according to the critics, थर्ड पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा ओरिजिनल पार्ट है इस पोएम का। थर्ड पार्ट में शेली विश करते हैं कि एमिलिया और वो एक ड्रीम आइलैंड में चले जाएं, जहां पे खूबसूरत पहाड़ हैं, नदियां हैं, एयर है और चारों तरफ जो फूल ही फूल खिले होते हैं। तो वैसी जगह वो चले जाएं, जैसे कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो चले गए हैं और एक पेस्टोरल इडलिक लाइफ वो जिए। ना कोई रेस्टोरेंट हो, ना कोई फादर का कॉन्वेंट हो और ना कोई कुछ हो। तो यहाँ पर वो अपनी जो विश है, जो इच्छा है, वो एमिलिया से साझा करते हैं और वो बताते हैं कि
वो यहाँ से भाग जाएं और भाग कर कहीं आइलैंड में बस जाएं, वो एंड शेली, क्योंकि वो भी अब उनके प्यार में पड़ चुके थे। और उसके बाद जो पोएम है वो सडनली स्टॉप हो जाता है और अनफिनिश्ड तरह खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसाइकिडियन का समरी। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल कमेंट्री में देखेंगे कि इसका जो क्रिटिकल वैल्यू है और क्रिटिक्स ने क्या कहा था इस पोएम के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो थीम है इस वर्क का वो है मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ आइडियल लव, यानी कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लेटोनिक लव होता है, और ये जो प्लेटोनिक लव है वो एक आइडियल लव होते हैं जिसमें कि कोई भी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, और ये लव जो है ये हेवनली है, यानी कि इसमें सेक्स नहीं होता और इसमें जो फिजिकल जो पैशन है वो नहीं दिखता, लेकिन ये लव सबसे ऊपर होता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्योंकि वो तो थ्योरी ऑफ आइडियलनेस में मानते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे ये जो अर्थ का जो सब कुछ है वो एक शेडो है हेवन का। तो जो अर्थ का जो लव है वो एक शेडोई लव है, जिसका वो एक रिफ्लेक्शन है हेवन में जो आइडिया ऑफ लव है उसका। तो इसीलिए हम लोगों को ये ग्रॉस लव में एंगेज ना होके वो जो आइडियल लव है, हेवनली लव है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आइडियल लव का है इसको शेली ने क्रिटिसाइज किया है और बताया है कि कैसे ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद शेली इस पोएम में फ्री लव, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लव को बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल मैरिज होता है, यानी कि अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशनल मैरिज है इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल मैरिज की वजह से ही बहुत यूथ का लाइफ बर्बाद होता है और वो रॉन्ग पार्टनर की तरफ चले जाते हैं और पूरा लाइफ उसका बर्बाद हो जाता है। उसके बाद इस पोएम में अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स शेली ने ट्राई किया है जो मेजर वेस्टर्न एंटरप्राइज जो ट्रांसफॉर्मिंग सेक्स इनटू डिस्कोर्स, और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सेक्स इनटू डिस्कोर्स जो ये कॉन्सेप्ट है ये फुको का कॉन्सेप्ट है, मिशेल फुको जिन्होंने दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए फुको, अकॉर्डिंग टू फुको ये जो सेक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कोर्सिफाई नहीं हुआ था 18 एंड 19 सेंचुरी से पहले। कोई डेफिनेशन नहीं था और कोई भी ये जो रॉन्ग डिस्कोर्स होता है वो ये बातचीत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी मतलब रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में ये जो सेक्स है इसको बहुत ही ज्यादा डिबेट होने लगा, और इस डिबेट के वजह से जो रियल चीज था वो पीछे छूट गया और एक सुपरफ्लुअस एक एनवायरनमेंट हो गया जिसमें हम बहुत ही ज्यादा अनशन डिबेट करते हैं, लेकिन जो रियल जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़कर। तो फुको ने कहा था इसको स्क्रीन डिस्कोर्स, यानी कि जो रियल ट्रूथ था उसको हम हाइड कर देंगे और जो ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शेली ने भी ये किया था और इसकी वजह से बुरा इफेक्ट ही पड़ा था सेक्सुअलिटी के ऊपर अकॉर्डिंग टू फुको। तो फुको ने कहा था कि ये जो सेक्स को डिस्कोर्सिफाई किया जा रहा है इसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल सेक्सुअलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो ये था फुको का कॉन्सेप्ट। उसके बाद शेली जो कैथोलिक कॉन्वेंट कल्चर है कि एक लड़की को कॉन्वेंट में कैद किया जाता है उसको भी क्रिटिसाइज किया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो एपिसाइकिडियन के ऊपर। शेली के एपिसाइकिडियन के ऊपर कोई बातचीत नहीं किया गया है और ये फॉरगेटेबल पोएम्स की तरह हो गया है, लेकिन लिटरेचर के स्टूडेंट के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक बार रीड करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते,
99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।